हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने यूपीएसआई 2017 के एग्जामिनेशन में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा की थी। लास्ट क्वेश्चन मैंने यहीं पे छोड़ा था, ठीक है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन इस बीच एक बच्चे का मेरे पास एक मैसेज आया कि सर जो लास्ट वाला आपने क्वेश्चन कराया था डीआई का, उसमें कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी कि कभी कभी आप डीआई के क्वेश्चंस में अटक जाते हो, और डीआई का जब भी क्वेश्चन आता है आप देखेंगे अगर 5 क्वेश्चन डीआई के रहते हैं तो 3 क्वेश्चन उसमें बहुत आसानी से हो जाने होते हैं, जिसमें लगभग सभी जनता उस क्वेश्चन को कर लेती है। लेकिन जो 2 क्वेश्चन होते हैं डीआई 5 में से 2, वो फंसाने वाले होते हैं क्योंकि वो कैलकुलेटिव होते हैं। अब डीआई की इस कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जाए, कैसे आप विद इन टाइम इन सवालों को कर पाए, तो उसी के लिए तो मैं इस सब पे चर्चा कर रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है। अब बात यह है कि जैसे 2014 में सवाल में क्या बोला गया था, देखो ये जो डेटा आपके पास पूरा दिया गया ना, ये क्या बोला गया है, ये अलग अलग राज्यों में उत्तीर्ण होने वाले लोगों की संख्या है, ठीक है ना। इसमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। 2012, 13, 14, 15, 16 का ये डेटा है, ठीक है। 2012 में आंध्र प्रदेश से कितने लोग उत्तीर्ण हुए, दिल्ली से कितने हुए, बिहार से कितने लोग पास किए, और मध्य प्रदेश से कितने, उत्तर प्रदेश से कितने। उसी तरह से 2013, 14, 15, 16 का डेटा है, ठीक है। इसको पढ़ लिया आपने। ये ऊपर जो लिखा है पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है ना। अब आप इसको देखें जरा, सवाल क्या पूछता है। यदि 2014 में आंध्र प्रदेश परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 85,000 है, यदि 85,000 है, फिर 2014 में आंध्र प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा ना उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आपके पास जो आंकड़ा इसमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, थोड़ा सा इसको छोटा मैं करूंगा यहां पर क्योंकि स्पेस चाहिए थोड़ा सा। 2014 से मतलब इस आंकड़े से मतलब है, ठीक है ना। जरा देखिए, आपसे ये बोला गया था कि यदि विद्यार्थियों की संख्या 85,000 है तो पास करने वाले आंध्र प्रदेश में आप देखें 2014 पे जाएं और आंध्र प्रदेश में 4281 लोग पास कर पाए हैं। तो मैंने लिखा 4281 लोग, ये लोग पास कर पाए हैं, ठीक है। तो ना पास करने वाले विद्यार्थियों को, ये तो पास करने वाले हो गए। अब ना पास करने वाले ये लोग कौन है, जो एग्जामिनेशन पास करते हैं, ठीक है। तो ना पास करने वाले मतलब फेल की जो संख्या अगर मुझे निकालनी हो तो टोटल विद्यार्थियों में इसको मैं माइनस कर दूंगा, तब मैं इसको देखूंगा ये 9 हो गया। यहां पर ये 1 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई भाई साहब, 80,719 आ गई, ठीक है ना। 80,719 आ गई। अब बात यह है, आपसे यह पूछा गया था कि पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 4281, ठीक है। और फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 80,719, ठीक है। और अगर मैं इसमें गुणा कर दूं 100 का तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, फेल होने वाले विद्यार्थी कुल पास होने वाले विद्यार्थी फेल होने वाले विद्यार्थियों का कितना परसेंट है, यही सवाल में पूछा गया था। अब एक बात ये थी कि यहां पर इस कैलकुलेशन में जाके आप लोग फंस जाते हो कि भाई साहब ये कैलकुलेशन एग्जामिनेशन में कैसे हो, ठीक है ना। क्योंकि और इसमें 99% बच्चे इस कैलकुलेशन को छोड़ के ही आएंगे, क्योंकि आप 100 का गुणा करके 80,719 से तो भाग देने जाने वाले हो नहीं। या समय बचेगा तब कर लेंगे, या थोड़ा बहुत आसपास पहुंच के तुक्का लगा देंगे, ठीक है। ये लगभग धारणा होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इन सवालों का भी मैं आपको तोड़ बता रहा हूं, ठीक है, कि कैसे इन सवालों को किया जाएगा। अब देखो अप्रोक्सीमेशन से इस पे बात नहीं बनेगी, दोबारा से सुन लीजिए ये बात को। अप्रोक्सीमेशन पर इस पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि देखो बहुत करीब मामला है, बहुत मतलब अप्रोक्सीमेशन से बात बनने का ना बनने का मेरा मतलब ये है कि जब मामला बहुत ज्यादा जब क्लोज होता है तब आपको एक्यूरेट आंसर पर जब पहुंचना होता है तो आपकी जो अप्रोक्सीमेशन धारण करने की जो क्षमता होती है ना, अप्रोक्सीमेशन मानने की जो क्षमता होती है ना, वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप बिल्कुल शार्प आंसर पर पहुंचे, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये
4,282 है और ये 80,000 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4,000 मान लूं, इसको 80,000 मान लूं, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4,000 से 80,000 1/20 आ जाएगा। 1/20 का मतलब 5% होता है। लेकिन भाई साहब जब मैं इसको देखने गया 5.30 है, ये 5.10 है, ये 4.90, 5 के लगभग बहुत पास मामला है। तो ऐसे मोटे तौर पर अगर आप अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, लगभग मान मानते हैं, तो काम नहीं चलेगा। अब मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं उसको आप एक बार अगर अप्लाई करेंगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के बिल्कुल 99.9% जो है आंसर के क्लोज हो गए, जो मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है। यही बात मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में भी समझाई थी, ठीक है। लेकिन किसी का कंफ्यूजन था तो मैं इसको दूर करने के लिए इस सवाल को मैंने दोबारा ले लिया, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये नंबर आप पढ़िए पूरा, क्या है, 4,281 है। ये नंबर पढ़िए, 4,281 है। ये नंबर है 80,719 है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये नंबर इसका कितना गुना है, ये नंबर इसका कितना गुना है। तो आपने कहा कि साहब ये 20 गुना है, लगभग 20 गुना है। क्यों है 20 गुना? 20x है, क्योंकि 4,000 है, ये 80,000 है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप इस नंबर में 1 बढ़ाएंगे ना तो इस नंबर में आपको 20 बढ़ाना पड़ेगा। इस नंबर में आप 2 बढ़ाएंगे ना तो इस नंबर में आपको 40 बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब इसका 20 गुना बढ़ाना पड़ेगा। जब आप ये काम करते हो तो आप इस तरह की कैलकुलेशन को विद इन टाइम कर सकते हो, ठीक है। और इससे बेहतर तरीका ऐसे सवाल को करने का कुछ हो नहीं सकता जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो, अब देखो, अगर ये चीज आपको मालूम है तो मैं इसको कैसे सोचूंगा, आप जरा सोचिएगा। यहां पर है 4,281। यहां पर अगर मैं सोचूं कि इसमें मैं 20 जोड़ दूं, इसमें मैं 20 जोड़ दूं, तो भाई साहब इसमें मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 400 जोड़ना पड़ेगा। अब बात समझिए जरा कि अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूं, मैंने 20 मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि मैं इसको बनाना चाहता हूं एक इजी नंबर। इसको मैं बनाना चाहता हूं एक इजी नंबर। 4,281 है ना, अगर मैं इसमें 20 जोड़ देता हूं तो ये 4301 हो जाएगा। तो मैं 4301 भी क्यों बनाऊं, मैं 4300 ही बना लूं तो ज्यादा अच्छा है। तो ये कोई कसम नहीं खा रखी होती है कि अगर मैं यहां पर 20 जोड़ा तो यहां पे 480 ही जोड़ना है, क्योंकि हमको जो नंबर लेके आना है वो इजी वे में लेके आना होता है, जिसका हम कैलकुलेशन को इजी अपने ब्रेन में ही सॉल्व कर पाए। इस रूप में इस सवाल को लेके आऊंगा मैं, आप जरा देखते रहिए, ठीक है। तो मैं यहां पर एक बात आपको समझ में आ गई, तो मैंने कहा यहां पे मैं 20 नहीं जोड़ूंगा, बल्कि इसकी जो कमी है ना भाई साहब 19, वही जोड़ूंगा, ठीक है। और इसको पूरा का पूरा 4300 बना लूंगा। अब यहां पर इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूं, ठीक है। तो मैंने इसमें 19 जोड़ा और इसको बना लिया 4300, 4300, सही है। अब नीचे जो है 400 है, ठीक है। अब मैं इसको 400 जोड़ूं तो ये 400 जोड़ने का मेरा मतलब है कि मुझे नीचे वाला नंबर भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है। तो कहने का मतलब ये है, अपने अकॉर्डिंग का मेरा मतलब ये है कि कुछ भी आप ऐसा नंबर इसमें जोड़िए, घटाइए, जिससे आपका जो ये नंबर जो है वो इजी बन जाए। लेकिन ये लगभग इसका 20 गुना ही होना चाहिए नीचे वाला नंबर, जैसा मैंने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। तो 40,719 है। इसमें अगर मैं 400 अगर मैं जोड़ दूं मोटे मोटे तौर पर, तो सॉरी 80,719 है। तो 80,000 में अगर मैं 400 ऐड कर दूंगा तो 7 का 4 से 700 में अगर मैं 700 में 400 जोड़ूंगा तो 1100 हो जाएगा। तो ये नंबर हो जाएगा 81,000, सही है ना, 81,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 81,019 हो जाएगा, लेकिन 19 में लिख दूंगा तो ये फिर फंस जाएगा मामला, ठीक है। तो आप इतनी कैलकुलेशन पे अगर इसको लेके आते हैं, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, जितनी बात मैंने समझाई, अगर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी तो एक सेकंड में आप यहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना, ये सोच लोगे, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 430/81 जब करूंगा तो जब मैं डिवाइड लगाऊंगा तो भाई साहब ये पहली बार तो 5 बार जाएगा। तो 81 पंजे कितना हो जाएगा? 5, और ये क्या हो? 405, ठीक है। 430 में 405 जाएगा तो 25 बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है। तो मैं दशमलव लगाऊंगा और 1 जीरो बढ़ा लूंगा तो 250 हो जाएगा। 250 में 81 भाग लगाऊंगा 3 बार जाएगा। तो इस तरह से मेरा जो आंसर है वो 5.3 आ जाएगा। आप डिवाइड लगा के देख सकते हो, आप डिवाइड लगा के देख सकते हो। और अब अपना कैलकुलेटर लेके भी आप चेक कर सकते हो कि अगर आपको ये कैलकुलेशन हो आपके पास, ये वाली कैलकुलेशन, इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आप यहीं पे पहुंचेंगे 5.3। और बिल्कुल क्लियर, मैं इसके चारों ऑप्शन देखिए जरा,
क्लियर तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मेरा आंसर है 5.30। ठीक है, बिल्कुल क्लियर ये आंसर पे पहुंच गए। तो मैंने आपको ये समझाया कि अगर आप डीआई के ऐसे सवालों के अंदर फंसते हो तो आप देखो कितनी आसान हो गया ये बात, अगर आप ऐसे सोच पाओगे तो। ठीक है ना, लेकिन अभी ये तो ये 5 नंबर 4 नंबर है, नीचे 5 नंबर है, ऊपर अगर 8 नंबर लिख दो, नीचे 9 नंबर लिख दो ना, उसका भी कैलकुलेशन का जो मैं पूरा एक सेशन लेके आता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे डीआई के क्वेश्चंस में जहां पे आप छोड़ के आते हो कैलकुलेशन को, वो आपको कैसे ब्रेन में ही सॉल्व करनी है। अगर आप ये सारी बात मेरी समझ गए हो तो इस क्वेश्चन को आप 100% छोड़ कर नहीं आओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ना और उसको इस रूप में ले आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सभी जानते हैं कि भाई साहब टोटल विद्यार्थी इतने हैं, पास इतने हो गए तो फेल इतने हो जाएंगे, तो पास वाले को ऊपर लिखूंगा, नीचे फेल वाले लिखूंगा, गुणा 100 करूंगा, परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन सवाल क्वेश्चन मार्क तो इधर ही लगता है ना, क्वेश्चन मार्क तो इधर ही लगेगा कि करोगे क्या। यहां पर ये कैलकुलेशन आपसे एग्जामिनेशन में नहीं हो पाती है। ठीक है ना, तो आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डीआई जब कि पे भी मैं एक पूरा सेशन आपको देता हूं, मतलब आने वाले समय में दूंगा, जिससे आपको इनमें भी समस्या ना आएगी और ये सारे सवाल जो हैं विद इन सेकेंड्स ही सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नए सवालों पे बात करते हैं। एक्चुअल में कल जो मैं पढ़ा रहा, मतलब कल नहीं, सुबह जो मैंने वीडियो आपको दिया था उसमें मैंने जब इसको समझाया था ना, तो हो सकता है कि एक जीरो जो यहां पर मैंने यहां पर लिखा था, नीचे 8,000 यहां पर लिख दिया था, जबकि ये 80,000 था और ऊपर ये 4281 ही लिखा था। तो एक जीरो यहां पर मैंने मिस कर दिया था लिखने में, लेकिन इसी की वजह से किसी बच्चे को इस पे कंफ्यूजन हो गया था। तो मैंने कहा कि भाई ये और भी बच्चों का कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि उससे कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमको तो 5.3 पर पहुंचना था, तो आप पहुंच जाओगे। ठीक है ना, तो चलिए, अगर यहां पर मैंने जीरो लिखना है, यहां पर छोड़ दिया था, जीरो नहीं लिखा था बस, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा उससे। और समझ वाली बात तो यही है केवल, ठीक है। आगे सवाल निकालते हैं। कहाँ गया नंबर फोल्डर 3? हाँ जी, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। सिंपल कैलकुलेशन है भाई साहब, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा। लो भाई, क्या नहीं कर सकते हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। 99 का 98 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड लगा दो, 13 गुणा कर दो, 12 का स्क्वायर है ना, सब करना जानते हैं। लेकिन कोई फुर्सत में बैठा होगा तो बड़ी आसानी से पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर डिवाइड लगाएगा, फिर स्क्वायर करेगा, फिर आराम से जोड़ेगा, 5 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात तो यही है कि समय बचाना है। ठीक है ना, तो यहां पर इस सवाल को अगर आप देखें, इसको मैं कहता हूं घड़ी लगा के 10 सेकेंड में इसको सॉल्व करना है। ठीक है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात, बाकी तो सब कहानी है। देखो, आपने इस फंक्शन को बहुत अच्छी तरह समझा होगा। डिजिटल रूट, बड़े डिजिटल वैल्यू या डिजिटल सम जो भी है ना, इस टर्म से तो आप परिचित हो गए होंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि काफी सारे YouTube पर इस पे वीडियो हैं। लेकिन क्योंकि ये काफी लुभावना टॉपिक है, ठीक है, इसमें ये दिखाया जाता है कि भाई साहब क्या है, कुछ नहीं, डिजिटल वैल्यू डिजिटल सम मैच कर दो, वो इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पर दो दो वैल्यू के डिजिटल सम मैच कर जाते हैं ना, वहां पढ़ाने वाले भी मैंने देखा यूट्यूब पर, ठीक है, वो कहते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे तुरंत आ जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि केवल और केवल डिजिटल वैल्यू से काम एक्चुअल में चलता ही नहीं है, आपके पास और भी थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए आपको। खैर, यहाँ मैं पहले इसी की बात कर लेता हूं और आपको मेरी बात पूरी तब समझ में आएगी जो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैंने कभी भी इस डिजिटल सम पर कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं दिया है। ठीक है, काम चलाऊ सरकार होती है डिजिटल सम, ठीक है, कभी कभी बड़ा अच्छा काम कर देती है, कभी कभी जिन बच्चों को पूरी जानकारी इसकी नहीं होती है वो हर जगह डिजिटल सम लगाने की बात करने लगते हैं, तो वहां पर गाड़ी कभी कभी फंस जाती है। ठीक है, और फिर कहते हैं कि भाई साहब टीचर ने तो ऐसा पढ़ाया था, ये हुआ क्यों नहीं, क्योंकि टीचर ने
उसकी कमियां नहीं बताई थी, उसकी कमी क्या होती है। सबने उसकी अच्छाइयां ही बताई हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा मजा आता है ना उसको कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन से छुटकारा मिल जाए। खैर, अब मेरे पॉइंट्स पे आइए जो मैं बताना चाहता हूं। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे डिजिटल सम की बात करूं पहले, तो देखो 99 जहां पर आ गया वो पूरा नंबर कट गया। यहां पर डिजिटल सम की अगर आपको कैलकुलेशन मालूम है तो अभी क्या है, यहां पर देखो 17 से इसको मैं भाग दूंगा, 5 बार जाएगा, यहां तक डिजिटल सम 5 है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ये 5 है डिजिटल सम, ठीक है। अब 5 में 13 का गुणा करूंगा तो भाई साहब ये 65 बन जाएगा। 65 का 6 और 5 को जोड़ूंगा तो 11 आएगा। 11 का 1 और 1 को जोड़ूंगा तो 2। यहां तक का डिजिटल सम भाई साहब आपका पास 2 चल रहा है, ठीक है ना, 2 चल रहा है। अब यहां पर 12 का स्क्वायर 144, 144 को अगर मैं जोड़ूंगा 144 को, तो 144 को जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस पूरी कैलकुलेशन का जो डिजिटल सम है वो 2 है, ठीक है। अब मैं यहां पर चारों ऑप्शन में गया डिजिटल सम ढूंढने, तो मैंने कहा भाई साहब ये 9 कट गया, ये 3 कट गया, और सॉरी 6 और 3 कट गया, ये डिजिटल सम इसका 2 आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो अगर मैं केवल डिजिटल सम की जानकारी रखता हूं, मैं तुरंत इस पर टिक लगा के भाग आऊंगा। लेकिन मैंने आगे के ऑप्शंस नहीं देखे कि अगर मैं इसको 6 और 3 को काट दूंगा, ये 9 देखूंगा, तो यहां पर भी डिजिटल सम इसका 2 बन रहा है। तो क्या ए और बी का तो ऑप्शन होता नहीं है कि दोनों पे टिक लगा दिया जाए। इनमें से कोई एक जवाब सही है, बाकी किसी का भी डिजिटल, इसका 3 डिजिटल सम है, इसका 9 हटाइए, और 5 और 13 इसका 4 डिजिटल सम है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। डिजिटल सम से हमने 2 ऑप्शन तो काट दिए, लेकिन फिर भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, तो डिजिटल सम यहां पर पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही होंगी कहीं पे भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो डिस्कशन तो काफी जगह चलता है, तो ये सवाल को आपको सिंपल मेथड से समझाया होगा, इसको आपको डिजिटल सम से नहीं समझाया होगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 डिजिटल सम बन जाते हैं, दोनों दो ऑप्शन का डिजिटल सम एक जैसा है। अब 2 ऑप्शन का डिजिटल सम एक जैसा है, तो फिर भाई टीचर तो फंस जाएगा ना वहां पर, तो फिर आगे इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहां पर डिजिटल सम लगाएं और कहां पर नहीं लगाएं, ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आपको ये तो पता लग गया कि 2 ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये तो नहीं है और ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, तो हमारे पास ये बात क्लियर हुई कि ये आंसर है और ये आंसर है, ठीक है। या ये 2 ऑप्शन आपने डिजिटल सम से बता लिए, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब दोबारा इस पे जाते हैं, इस सवाल को गौर कीजिएगा। यहां पर आ रहा है 96 23, ये एक आंसर हो सकता है, और दूसरा आंसर हो सकता है 96 32। निश्चित तौर पर नंबर आगे पीछे करे हैं तो दोनों का डिजिटल सम एक जैसा ही होगा, ठीक है। आप देखो जरा, अगर मैं केवल डिजिटल सम से मेरी बात नहीं बनी, तो मैं किस पर आगे बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा आगे यूनिट प्लेस डिजिट पर। अगर उससे भी बात नहीं बनी तो मैं डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास 36 तरीके हैं ये ऑप्शन सही आंसर को निकालने के, लेकिन बात यह है कि केवल डिजिटल वैल्यू से बात नहीं बनी तो फिर क्या किया जाए। देखो, अगर मैं इसके इकाई के अंक की बात करूं, मेरी बात को सुनिएगा, 9 गुणा 8 72 का 2 होता है। 7 से इसको मैं भाग लगाऊंगा तो ये 5 आ जाएगा। 13 पंजे 65, 65 में 2 जोड़ूंगा, ये लास्ट में 65 आएगा, 65 का 5 हो जाएगा, आखिरी का अंक 5 में 2 जोड़ूंगा तो ये 7 हो जाएगा। आगे देखें, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा 144 आएगा, तो 144 का लास्ट में क्या आएगा, ठीक है। तो ये तो यहां तक तो भाई साहब 7 आया था, यहां तक का जो नंबर आया था वो क्या आया था 7, और लास्ट में 144 आएगा। जब मैं 144 को इसमें से माइनस करूंगा तो आप देखेंगे कि 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, लास्ट में 3 बचेगा। जब लास्ट में 3 बचेगा तो लास्ट में 3 यही है, और यही मेरा आंसर है। पॉइंट समझ में आया। तो केवल डिजिटल सम से यहां से बात नहीं बनी, लेकिन हमको बेसिक तरीके से भी नहीं करना। हमने दूसरा, हमारे पास वेपन, दूसरा हमारे पास हथियार है कि ऑप्शन सही आंसर को फाइंड करना है। डिजिटल सम से 2 ऑप्शन तो गायब हुए, लेकिन 2 रह गए। अब उसमें मैंने यूनिट प्लेस डिजिट का कंसेप्ट लगा दिया और आंसर को विदाउट सॉल्व हमने पहुंच गए अपने आंसर पर। पॉइंट समझ में आया। तो जानकारी पूरी हो तब बात बनती है, ये नहीं कि आधी अधूरी जानकारी से एग्जाम क्लियर होते हैं, ठीक है ना। सही है ना भाई। अभी तो बेटा स्टार्ट किया है चीजों को, ठीक है, दोबारा से यूट्यूब पर, क्योंकि अब टाइम ही ऑनलाइन का है ऑफलाइन का समय तो अभी है ही नहीं, है ना। तो हम लोग ऑनलाइन पे धमाका करेंगे ना, क्या दिक्कत है। अब चलो,
ये बात आपको समझ में आ गई? चलो अगला सवाल लेता हूं मैं जल्दी से। कहाँ गया 19 नंबर सवाल? ये अभी अभी किया हमने। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए 20वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहाँ है 20 नंबर सवाल? कहाँ हो तुम? ये तो 2 नंबर आ गया। 1 मिनट, और जल्दी से फोल्डर 3, ये 20 नंबर सवाल। लो भाई, इस सवाल को देखो, क्या कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है ये। दिए गए द्विघात समीकरण को हल करें और पी और क्यू का बीच में संबंध बताएं। लो, ये है द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व करो जल्दी से। ये द्विघात समीकरण है, देखो जरा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये द्विघात समीकरण क्लियर तरीके से दिख रहा है। 3 का अगर 2 से गुणा करने के बाद 6, यानी 6 के ऐसे दो खंड जिनका जोड़ 5 आए, वो क्या होते हैं? 3 और 2 होते हैं। जब मैं लिखूंगा 2p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2p प्लस 3, ठीक है। इसमें से अगर मैं 2p को p कॉमन आ सकता है केवल, क्या बचेगा यहाँ पर? 2p प्लस 3, और यहां से अगर मैं 1 को कॉमन ले लूं तो 2p प्लस 3। कुल मिलाकर आपके पास 2 वैल्यू आ रहे हैं, 2p प्लस 3, और बाकी का बचा कुचा p प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो 2 प्लस 3 को जब मैं b की 0 के बराबर रखूंगा तो मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी -3/2, ठीक है। और p प्लस 1 जो दूसरे ब्रैकेट में आएगा, उसको अगर मैं 0 के बराबर लिखूंगा तो p की वैल्यू मेरे पास आएगी -1, ठीक है। ये 2 वैल्यू आ गई p की। अब इस समीकरण को देखो जरा। जब आप इसको देखोगे तो भाई साहब, ये तो q प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये अगर 0 के बराबर लिखूंगा तो q बराबर आएगा मेरे पास -2। q की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब? -2, सही है ना? q बराबर -2, ठीक है। अब जस्ट कंपैरिजन करना है कि यहां पर ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, q p के बराबर है, q p से बड़ा है, बराबर या बड़ा है, p जो है q से बड़ा है, कौन सा क्या है क्या नहीं है। अगर आप इसके वैल्यू से कंपैरिजन करें, p बराबर -1 है, p बराबर -2 है, q बराबर -2 है, तो -1 बड़ा होता है -2 से, ठीक है ना। -1 बड़ा है -2 से, तो इस वजह से ये तो बात सही है कि p जो है वो q से बड़ा है। दूसरे ऑप्शन से भी चेक कर लें, ये 1.5 है और ये पूरा 2 है। दूसरा ऑप्शन 3/2 है का मतलब 1.5, 1.5, और ये कितना है? 2। तो यहां पर भी 1.5 जो है वो 2 से बड़ा है, यानी p दोनों कंडीशन में जो q से बड़ा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ो। 20 नंबर हो गया, 21 नंबर पे बात करते हैं। कहां गया 21? लो भाई, यूनियन इंटरसेक्शन पूछ रहा है। क्या है सवाल? कुछ भी नहीं। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब होता है, ये इसको बोलते हैं यूनियन, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है और, या हिंदी में बोलें तो या, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यानी तथा। अब इसका क्या मतलब है? यूनियन का मतलब होता है या तो ए में या बी में या दोनों में। ऐसे कितने एलिमेंट है? ये ए के एलिमेंट हैं, ये बी के एलिमेंट हैं। यूनियन का मतलब होता है या ए में हो, या बी में हो, या दोनों में है। ऐसे कितने एलिमेंट है? देखो, हो गया ना आसान। यूनियन का मतलब आपको समझ में आ गया, और यही पूछा गया है। तो यूनियन ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है? इसके जो सेट में कितने नंबर होंगे? देखो, 6 इधर है, इधर नहीं है, 6 आएगा। 8 इधर है 8, तो 8 दोनों में है तो दोनों में भी आएगा। 51 इधर है, 10 इधर है नहीं है, आएगा पूरा, ठीक है। 23 इधर, या 23 लिख लो, ठीक है। अब मैं कहूं कि पूरे ऐसे एक ऐसे छाप दो तो क्या दिक्कत है? एक ही मैंने सारे एलिमेंट लिखे। अब मैंने देखा 8 मैंने लिख चुका हूं, 23 भी लिख चुका हूं, 51 नहीं लिखा तो 51 भी मैंने लिख दिया। 56 इधर है, इधर भी है, 56 में लिख चुका हूं ऑलरेडी। फिर 69 इधर है, इधर नहीं है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप जान चुके हो कि यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है या तो ए में, या बी में, या दोनों में। पॉइंट समझ में आया? ये होता है यू का मतलब, ठीक है। तो आपके पास कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर भी है, इधर भी। चलो, फिर मुझे इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी चेक करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है तथा। तथा का मतलब होता है ए तथा बी दोनों में,
ए तथा बी दोनों में ऐसे एलिमेंट बताओ जो ए में भी हो और बी में भी हो और दोनों में हो। तो 8 इधर दिख रहा है, 8 इधर दिख रहा है। आगे चलिए 23 इधर दिख रहा है, 23 इधर दिख रहा है। आगे चलिए 56 इधर दिख रहा है, 56 इधर दिख रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑप्शन कहां गया, सेट फोल्डर 3 को सवाल नंबर 21 हो चुका है। सवाल नंबर 22, ये 22 तो मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, क्वेश्चन तो ज्यादा हो गए होंगे। ठीक है ना, 23 लो भाई। तीन उद्यान है। माले ने इन 3 बगीचों को तोड़े गए फूलों को तोला और फूलों को औसत वजन 32 किलोग्राम था। बाद में यह पाया गया कि एक उद्यान में फूलों की वजन गलती से, मतलब 3 अलग अलग गार्डन थे, ठीक है, और उनके फूलों का औसत वजन जो है, सभी तीनों गार्डन के फूलों का औसत वजन जो है, यानी एवरेज जो वेट है वो 32 किलोग्राम है। बाद में यह पाया गया कि एक उद्यान में फूलों का वजन गलती से 24 किलोग्राम की बजाय 21 किलोग्राम कर लिया गया। ठीक है, अच्छा, ये गलती इन्होंने कर ली थी, ये जो यहाँ पर गार्डनर थे, इन्होंने एक गलती की थी। उन्होंने कहा था कि 24 ये गलती है यहाँ पर, और की बजाय 21 कर लिया गया था, यानी था 24 और 21 कर लिया गया था। जब यानी औसत वजन निकलता कैसे भाई साहब, तीनों जो गार्डन के टोटल फूलों के वेट को तोला गया होगा, 3 से डिवाइड लगा गया होगा, तब पता होगा कि 32 किलोग्राम औसत वजन आया होगा तीनों गार्डन का। तीनों गार्डन के फूलों का कुल औसत वजन कैसे निकला होगा कि तीनों गार्डन के अलग अलग फूलों के वजन को तोला गया होगा, 3 से डिवाइड लगाया गया होगा, तो पर गार्डन फूलों का वजन आ गया होगा। ठीक है, लेकिन एक गार्डन में उन्होंने गलती कर दी। उन्होंने कहा कि एक गार्डन के फूलों की जो संख्या का वजन है वो 24 की बजाय 21 उन्होंने लिया था, जिससे औसत 32 चल रहा था। तो निश्चित तौर पर जो गलती की उसको वापस कर देते हैं, रिवर्स। और उसमें क्या है, ये सही नंबर इसका क्या है, 32। ओहो, कहां गया, सही है 32। मतलब ये सही नहीं है, कहने का मतलब 32 किलोग्राम पहले औसत था, लेकिन उसकी जब गलती को सुधारेंगे तो गलती क्या थी, 21 किलो के बजाय 24 किलो के बजाय 21 किलो ले लिया गया था। ठीक है, 24 किलो की बजाय, यानी लेना 24 किलो था, तो मैं इसमें 24 किलोग्राम जोड़ूंगा क्योंकि ये सही था, और जो गलत ले लिया था उसको मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि ये मुझे नहीं लेना था। अब इसकी वजह से तीनों क्यारियों में क्या चेंज आएगा वो आप देख लें। 24 में से 21 गया 3, और 3 से 3 कट जाएगा एक बार, कुल मिला के 32 और 1 क्या हो जाएगा, 33 सवाल का जवाब हो गया। कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। एक्चुअली में जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो ना, यूपीएसआई, उसमें अभी तक देखो भाई 2017 के एग्जामिनेशन की अगर आप बात करें तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ सवाल जरूर आपको, कुछ टॉपिक आपको जरूर अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूं कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन बड़े अच्छे बन रहे हैं इसमें। ठीक है, तो और ये टॉपिक हम लोग छोड़ देते हैं ज्यादातर बच्चे। ठीक है ना, तो 23 नंबर, 23 पे तो यही आ गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में क्या बोला गया है, 24 मीटर भुजा वाले एक समचतुष्फलक के आयतन का पता लगाएं। ठीक है, तो समचतुष्फलक बेसिकली ये क्या टर्म है, समचतुष्फलक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, इसका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, हिंदी में समचतुष्फलक कम सुना हो तो टेट्राहेड्रॉन सुना होगा। तो टेट्राहेड्रॉन से मतलब यह होता है कि एक ऐसा पिरामिड होता है जिसके 4 फलक होते हैं और चारों समबाहु त्रिभुज की आकृति के होते हैं। ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम होता है वो निकलता है √2/12 AQ से। ये अगर आपको मालूम है तो सीधे सीधे आंसर लिखा है। ठीक है ना, तो आप बताएं क्या इसका आंसर रहेगा। √2/12 लिखा है, AQ की जगह पर 24 गुणा 24 गुणा 24। ये एक छोटी सी बात थी, ये फार्मूला जब तक नहीं मालूम होगा आप इसमें कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है ना, इसको काटिए, 2 बार कटेगा, 576 हो गया, 24 का वर्ग और 576 दूनी 1152 हो गया, 1152 √2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बेसिक बात है, ये टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए था, तभी ये सवाल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये मालूम होनी ही चाहिए। आगे बढ़ें जल्दी से। 24 उठाएं सवाल,
ये हो गया 24। अब उठाएंगे 25 सवाल, कहाँ गया 25। एक कार ए और कार बी की गति 4:3 के अनुपात में, यदि कार 12 घंटे में कार ए जो है वो 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती। कार ए की चाल यहीं से कैलकुलेट करें, कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 48/12 कर दें, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये कार ए की चाल हो जाएगी, स्पीड ऑफ कार ए। ठीक है ना। आप बोले तो 900 किलोमीटर की दूरी को तय करने में बी द्वारा लिया गया समय, ये कार की गति का तो अनुपात साफ साफ दिया गया है 4:3। ठीक है, कार ए और बी का स्पीड रेशियो तो था 4:3। ठीक है ना। स्पीड आपने कार ए की निकाल ली, स्पीड कितनी आई है भाई साहब 40। ठीक है, ये है 40, ठीक है, ये 40 है, तो गुणा किसका हुआ 10 का, तो यहां पर भी भाई साहब 10 का गुणा कर दें, कार बी की स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कार बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 900 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगे, 900/30 का मतलब क्या हो गया 30 घंटे का समय। ठीक है, तो ये कहाँ गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, विशेष कुछ था नहीं, आगे बढ़े। अगले सवाल को देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं को लघुत्तम समावर्त उसके महत्तम समावर्त का 25 गुना है, यानी जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 25 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 25 गुना, ऐसा बोला गया। और उसके बाद बोला गया यदि दोनों संख्याओं को गुणनफल 16900 दोनों संख्याओं को गुणनफल। एक बात आप अच्छी तरह जानते होंगे, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करूं या उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करूं, बात एक ही आती है क्या, ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम होगी। ठीक है, और मालूम है तो फिर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एलसीएम की जगह पर मैंने 25H लिखा और एचसीएफ H ही है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल करूं वो तो साफ साफ लिखा हुआ है 16900। तो अब मैं देखूंगा h स्क्वायर हो गया, 25 से 100 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 4 बार, 169 इंटू 4 हो जाएगा। h स्क्वायर की वैल्यू 169 इंटू 4 है, तो केवल एक h की वैल्यू वर्गमूल 169 इंटू 4 होगी। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 169 की वैल्यू क्या होती है 13, और वर्गमूल 4 की वैल्यू क्या होती है 2, गुणा कर दूंगा क्या आ गया 26। ठीक है ना भाई, 26 क्या हो गया इसको 26। ठीक है ना, पॉइंट समझ में आ गया। तो एचसीएफ आपके पास आ गया 26। जब एचसीएफ 26 है, आपसे पूछा गया कि दोनों संख्या उनका लघुत्तम समापवर्त क्या है। हाँ तो ठीक है, एचसीएफ 26 आ गया, 25 गुणा 26 जो होगा यहाँ इसकी जगह पर आप क्या पुट करेंगे 26, और 26 गुणा 25 कर देंगे 650 आ जाएगा सर। ठीक है ना, एच की जगह पर 26 आ चुका था। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। ये करो, चलो कैलकुलेट है। यहां पर डिजिटल वैल्यू को पहले देखते हैं, ऑप्शन रिमूव होते हैं क्या। तो 8 कैलकुलेशन है, ठीक है ना, इसको जोड़ने मत लग जाइएगा, पहले जो मैं बता रहा हूं उसको कीजिएगा। ठीक है ना, 8 ये क्या होगा 6 और 7, 9 तो बन नहीं रहा कहीं, हाँ ये बन गया ना 9, 8 और 1 9, 5 और 7 12, 12 का क्या हो जाएगा ये 3, इसका डिजिटल सम 3 है। इधर देखिए यहाँ पर ये 9 बन गया, इसका डिजिटल सम 2 है। यहाँ पर 6 और 3 9 हो गए, 7 और 2 9, ये पूरा खत्म हो गया। यहाँ पर 4 5 और 4 9 -2 लिखा मैंने। आगे देखिए 7 ये 10 हो जाएगा, 10 का 1 और 0 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 कट जाएगा, केवल 3 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 3, इसका डिजिटल सम। जरा इसको कैलकुलेट करें, ये खत्म हो गया। ठीक है, 3 -3 खत्म हो गया, -1 बचा। -1 जब डिजिटल सम होता है तो इसमें आपको 9 को जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 को जोड़ना पड़ेगा। देखो -8 डिजिटल सम इसका आएगा, जब -8 डिजिटल सम रहेगा तो इसमें आपको पॉजिटिव डिजिटल सम चाहिए होता है, तो 9 को ऐड कर दीजिए, इसका डिजिटल सम 8 रहेगा। यानी एक बात तो कंफर्म है, इसका जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम 8 है। अगर दो ऑप्शन के डिजिटल सम 8 नहीं बने, दो ऑप्शन के डिजिटल सम 8 नहीं बने, तो मैं करेक्ट आंसर पे पहुंच जाऊंगा। अगर 2 के बने तो फिर मैं आगे देखूंगा। ठीक है ना, इधर देखिए जरा, इसको देखिए 9 हो गया, 6 और 5 11, 11 और 8 19 का मतलब 1, इसका डिजिटल सम है। इसका देखिए 6 और 6 12, 12 और 5 17 और 5
17 और 5 22 हो जाएगा, 22 का 4 हो गया डिजिटल सम। इसका देखिए 9 को हटा दीजिए, 6 और 6 12, 12 और 8 20 का 2 डिजिटल सम इसका। देखिए डिजिटल सम सबका अलग अलग है, डेफिनेटली यही आंसर है, आंख बंद करके इस पर टिक लगा सकते हो आप। और इसका डिजिटल सम जो है वो 8 ही बनेगा। देखिए 9 काट दीजिए, 6 और 5 11, 11 और 6 17 का मतलब 8 इसका डिजिटल सम है। यही इसका उत्तर है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे सवालों में जो सिंप्लीफिकेशन होता है उस पर आपको पेपर वर्क एक्चुअल में लगभग नहीं करना होता है। तो डिजिटल सम के अलावा भी आप कुछ चीजें जानते हैं तो आप 100% आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे देखें। सेट। ये तो कर लिया। देखो मैंने बहुत आसान सवाल नहीं लिए, इसमें कुछ सवाल ऐसे थे कि इसमें इतना, एक संख्या x है उसमें 3/2 जोड़ो तो ये हो जाती है वो हो जाती है, ऐसे छोटे छोटे, ये छोटे से सवाल मैंने नहीं लिए। बाकी के सवाल ऐसे ही होंगे अगर मैंने छोड़े होंगे तो इस सेट के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। 28 नंबर सवाल ये हमने कर ही लिया। क्या है भाई साहब इस सवाल के अंदर? अब देखो ये छोटे छोटे सवाल हैं, ऐसे और भी सवाल हैं। ठीक है ना, इनको कोई बताने की जरूरत नहीं, तो आप खुद ही समझ लीजिए। एक संख्या में 3 छठा, 3 छठा का मतलब 3/6 का मतलब होता है 1/2। कोई एक संख्या है उसमें 1/2 हिस्सा जोड़ दो उसी संख्या का, तो परिणामी संख्या 54 54 हो जाते। बताओ है कुछ सवाल में 3/2 x की जो वैल्यू है वो 54 है। तो 3/2 x की वैल्यू 54 है। 3 से जो 54 कटेगा वो 18 बार कटेगा, 18 दूनी 36 से सवाल का जवाब हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? आगे देखो, तो इसमें कुछ ऐसे सवाल मैंने और भी थे इस सेट के अंदर, तो मैं उन सवालों पे डिस्कस ना करूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन सवालों में काम करने लायक कुछ है नहीं। ठीक है ना, 22। चलो इस सवाल को देखो, 22 नंबर सवाल को। पी और क्यू एक साथ 9 दिनों तक काम को पूरा करते हैं। क्यू और आर इसको साथ साथ करते चले जाएं सॉल्व। बोला गया पी और क्यू, कौन कौन है पी और क्यू, एक साथ किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। क्यू और आर इस काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। और पी और आर इस काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि पी क्यू और आर एक साथ काम करते हैं तो उस काम को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? देखो ये कंबाइंड एफिशिएंसी यहां पे निकलेगी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आप देखेंगे इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 12 और 18 का जो एलसीएम होगा 9 12 18 का, तो वो कितना आ जाएगा? 9 12 18 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 36, 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। यहां पर स्क्रीन काम क्यों नहीं कर रही भाई? 36, ठीक है ना, यहां मैंने एलसीएम लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर देता हूं उसको। ये क्या है यार, 9 12 18, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये 4 बार कटेगा, 4 इसकी एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3, इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 2। ठीक है ना, इनकी एफिशिएंसीज हो गई। बोला गया यहाँ पर ये कंबाइंड एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ये सेपरेट एफिशिएंसी की नहीं है कि पी और क्यू दोनों को मिलकर 4 है, क्यू और आर दोनों को मिलकर 3 है, और पी प्लस आर दोनों का मिलकर 2 है। ठीक है, एक साथ काम करना है। लो ये तो बड़ा आसान सवाल था, मैं तो पता नहीं क्या इसको समझ रहा था। इन सबको जोड़िए या एक काम करो, यहां पर अगर मैं सबकी एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी को जोड़ता हूं, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। 9 तो हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 बार पी, 2 बार क्यू, 2 बार आर शामिल होगा। तो मैं तो चाहूं यहां पर 9 को
टोटल एफिशिएंसी को आधा कर दूं तो P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी होगी, क्योंकि जब मैं इसको जोड़ूंगा 2 बार P 2 बार Q और 2 बार R आता है, ठीक है। तो 2 को कॉमन लूंगा तो 2, फिर मैं इस टोटल एफिशिएंसी जो 9 आ रही थी 9 में डिवाइड लगाऊंगा तब 4.5 आएगा, यानी P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी 4.5 होगी। 4.5 से इसमें जब डिवाइड लगाऊंगा तब मेरा आंसर आएगा, ठीक है ना। या मैं एक काम कर सकता हूं, ये टोटल वर्क 36 है ना, इस एफिशिएंसी को आप ऐसे रहने दें, डिवाइड ना लगाएं, टोटल वर्क को ही डबल कर लें। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 72, और कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड लगा दें। 4 और 3 7 और 2 9, 9 से डिवाइड लगाएंगे तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 12 दिन है, और सॉरी 8 दिन, ठीक है ना, 9 से काटा था। तो इसका सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। एक गुलदस्ते में 6 लाल गुलाब, 3 सफेद गुलाब और 5 पीले गुलाब हैं। अगर 3 गुलाबों को बेहतरीन ढंग से उठा लिया जाए तो उनमें से 1 लाल गुलाब 2 सफेद गुलाब होने की संभावना क्या है। तो ठीक है, आप देखें क्या बोला गया था, 6 तो इसमें लाल गुलाब थे, ठीक है, उसके अलावा इसमें 3 सफेद गुलाब थे, उसके अलावा इसमें 5 पीले गुलाब थे, सही है ना भाई। अब बोला गया 3 गुलाबों को इस बेहतरीन ढंग से उठा लिया जाए तो उनमें से 1 लाल गुलाब 2 सफेद गुलाब होने की संभावना क्या है, ठीक है ना। तो ये है संभावना, संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं इसमें, टोटल संभावना कितनी है, 6 और 3 9 और 4 9 और 5 14, 14 फूलों की संख्या, इसमें से आपको चुनने हैं 3 गुलाब, ये टोटल आउटकम्स हैं। अब जो आपको चुनना है उसके अकॉर्डिंगली आपको 1 लाल गुलाब चुनना है, तो 6 लाल गुलाब थे आपके पास 6 लाल गुलाब थे, ठीक है। तो 6 लाल गुलाब में से आपको 1 लाल गुलाब चुनना होगा, क्योंकि लाल गुलाब तो लाल गुलाब में से ही आएगा, तो 6 गुलाब हैं कुल मिला के लाल, तो उसमें से 1 चुनना है। तो 6C1 और इंटू करूंगा, और सफेद गुलाब की इसमें बात की है, तो यहाँ पर 3 सफेद गुलाब हैं, और 3 सफेद गुलाब में से आपको चुनना है 2 सफेद गुलाब, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर लें, ये भाई साहब ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर बन जाएगा 6C1। देखो जब 6C1 की कैलकुलेशन करते हैं तो इस कैलकुलेशन को मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, एक्चुअल में है क्या, ध्यान से समझिएगा। अगर मुझे मान लीजिए 5C2 की कैलकुलेशन करनी है, तो 5 को मुझे 2 बार ओपन करना है, ऐसा समझिए, 5 को मुझे 2 बार ओपन करना, 5 गुणा 4 और 2 गुणा 1, ठीक है। ये कैलकुलेट करूंगा तो 5C2 कैलकुलेट हो जाएगा, यानी ऊपर वाले नंबर को उसे 1 नंबर छोड़ते हुए, वैसे इसका फार्मूला भी होता है, एनसीआर का फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, उस फार्मूले में रखे कीजिए, लेकिन फालतू का टाइम खराब करने वाली बात है, इसको ऐसे दिमाग में रखिएगा। 5 को 2 बार ओपन करना है, 2 बार ओपन से मतलब 5 और उससे छोटा वाला नंबर 4 आगे लिख दीजिए। आगे बटे नंबर 2 है, तो 2 को 1 तक ले जाना, यहाँ अगर 3 होता तो 3 को 1 तक ले जाते, 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखते, अगर नीचे 4 होता तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखते। पॉइंट समझ में आया। तो कहने का मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर है 8C3, तो इसका मतलब क्या है, 8 को मुझे 3 बार ओपन करना है, 8 गुणा 7 गुणा 6 करूंगा, और नीचे लिखूंगा 3 गुणा 2 गुणा 1, सही है। पॉइंट समझ में आया। तो बस ये छोटी सी बात होती है, आपको दिमाग में सेट करनी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक भी बात मैं और बता दूं आपको, जैसे 5C3 है, ठीक है ना, तो यहां पर जब मैं देखूंगा, ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं, 5 4 3 बार ओपन करना था, नीचे 3 2 1, ठीक है। अब इससे 3 से तो 3 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा 2 बार, और इसका आंसर आ जाएगा जो भी है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि अगर मैं इसको 5C8 लिखता, जरा इसकी कैलकुलेशन की बात करना, तो जरा समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 5 को मुझे 8 बार सॉल्व, 5 में से 8 कैसे होगा, अगर मैं इसमें इन दोनों का जो अंतर है 5 और 3 का, वो 2 होता, तो ऐसे लिखूं अगर मैं, तब मैं कहां पहुंचूंगा, 5 को मुझे 2 बार ओपन करना है, 5 गुणा 4, और नीचे क्या है 2 गुणा 1। तो आप देखें मैं वही कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। देखो 3 से 3 कट गया था, 5 गुणा 2, यहां पर भी 2 था, 5 गुणा 2 बचा था, और यहां पर भी 5 गुणा 2 ही बचेगा। कहने का मतलब यह है कि 5C3 और 5C2 की जो कैलकुलेशन है वो एक जैसी होगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर मुझे 8C5 निकालना है या 8C3 कर दूं, तो मेरे पास इन दोनों का अंतर नीचे लिख दूं तो बात एक ही आती है, ठीक है। ये बस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये प्रोसेस को मैंने समझाया आपको, ठीक है। अगर आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई हो तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर दें। 5C, देखो यहां तो 6 ही आएगा, 6 को जस्ट एक बार ओपन करना है। अच्छा यहां पर क्या है, यहां पर भी 3 ही आएगा, क्योंकि आप 3C2 को खोलोगे तो 3 को आपको 2 बार खोलना, 3 गुणा 2, और नीचे क्या है 2 गुणा 1, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 ही आएगा, ठीक है ना। या आप इसको इन दोनों का अंतर 6 3 6 1 ऐसा भी कर सकते थे, तो 3 को एक ही बार खोलना था, अर्थात 3 ही रहता। तो वही मैं आपको समझा रहा था, वो छोटी सी समझ से आपके पास बात थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर
14 को 3 बार खोलना है, 14 गुणा 13 गुणा 12, और नीचे आएगा 3 को 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 गुणा 1 को क्या मैं ऊपर ले जाऊं? 3 गुणा 2 गुणा 1। अब आप इसको कैलकुलेट कर दें, जो भी होगा वो आंसर होगा। यहां कुछ टच स्क्रीन पर ये 12 है कुल मिला के, ये समझ लेना, ठीक है ना? 13 गुणा 12। आप इसको कैलकुलेट कर लो और आंसर बोल दो, ठीक है ना भाई? चलो काटो उसको, 2 बार कटेगा, ठीक है? आपको 2 से ये 2 कट जाएगा, अब कुछ नहीं कटेगा। 3 गुणा 3 9 आ जाएगा, ठीक है? 9/182 इसका जवाब हो जाएगा, 9/182, ठीक है ना? पॉइंट समझ में आया? तो बात यह है कि ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा सा ये प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने सभी सेट्स में अगर मैं देखूं तो, ठीक है? ये एक थोड़ा सा अलग सा टॉपिक होता है जिसको हम लोग लगभग पढ़ते नहीं है, ठीक है? तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, नहीं तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इसको पढ़ाऊंगा ही, ठीक है ना? तो इन सभी सवालों को कीजिए और मैं अगली सेट पे बात करूंगा उस ठीक है भाई। तो मैं इस सेट में इतने ही हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे छूट गए हैं, लेकिन उस छोटे मोटे क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं खास, इसलिए शायद मैंने कराया नहीं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो तो उसको पढ़ाने में थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है, ठीक है? और आसान चीज तो सारे बच्चे कर लेते हैं, उस पर ना हमको समय खराब करने की जरूरत है ना आपको समय खराब करने की जरूरत है, ठीक है? वो तो पेपर में भी हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए बस इस वीडियो में मैं इतने रखूंगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू। तो अभी जो मैंने डिस्कस किए क्वेश्चंस वो 21 दिसंबर 2017 के ये क्वेश्चन पेपर आया था यूपीएसआई का, तो इसमें ये सवाल थे। तो सारे सवालों को आपने मॉर्निंग में मैंने जो जो वीडियो दिया था उसमें, और आज अभी जो इवनिंग में दिया उसमें, तो उसमें सभी क्वेश्चन को कंबाइन कर लीजिएगा। कुछ सवाल इसमें एक दो में 2-3 छूट गए होंगे, और उन सवालों को इसलिए बेसिकली नहीं लिया होगा क्योंकि सवालों में कुछ दम नहीं होगा, ठीक है? बहुत ज्यादा इजी होंगे, सभी बच्चे कर सकते होंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा ऐसे भी सवाल को करने से क्या फायदा कि हर बच्चा उनको कर ही लेगा, ठीक है ना? उसमें हमें समय खराब करने की जरूरत है ना आपको समय खराब करने की जरूरत है, ठीक है? तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें होती तो उसको पढ़ाने में मजा आता है, लेकिन अभी तक इस पूरे पेपर में कहीं पे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, ठीक है? ये सारी चीजें ऐसी थी कि ये जो 40 क्वेश्चन होते हैं इनको हर बच्चा जो पेपर क्वालिफाई करेगा और जो एसआई बनेगा, और हर बच्चा इन सभी सवालों को 40 सवाल को 20 मिनट में कर रहा होगा, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में, ठीक है? ठीक है, तो ये अगर ये एबिलिटी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, और एबिलिटी बढ़ती है रेगुलर प्रैक्टिस से, ठीक है? मैं आगे के कुछ सेशंस अभी आपके सामने और लाऊंगा, और मैं सभी क्वेश्चंस को जो यूपीएसआई के क्रम में पूछा जाता है, तो पहले तो हमको किसी भी एग्जामिनेशन की जब तैयारी करते हैं तो पहले तो उसका पूरा पैटर्न समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में वो पूछता क्या है। फिर उस जो पूछता है तो उस पर टारगेटेड होकर उस पर काम करना चाहिए, उसी टाइप की क्वेश्चंस पे मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर से फालतू की चीजें इसमें ऐड भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फालतू में भटकाव होता है। तो किसी भी एग्जामिनेशन की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। एसएससी सीजीएल की अलग है, बैंकिंग की अलग है, और यूपीएसआई की स्ट्रेटजी अलग है, ठीक है ना? यहाँ पर आपने क्वेश्चन का लेवल देखा, बैंकिंग में देखिए, एसएससी सीजीएल में देखिए, मैथमेटिक्स सभी जगह होता है, लेकिन तीनों जगह गणित अलग अलग होता है, ठीक है? लेवल अलग अलग होता है, ठीक है? तो कहां पर क्या मटेरियल पढ़ना है, कहां पर क्या मटेरियल पढ़ना है, ये मैटर करता है, ठीक है ना? तो इन सवालों को देखना इसलिए जरूरी है, और ये मैं आपको दिखाना इसलिए चाहता हूं कि इस सवालों में ऐसा कुछ नहीं होता, और आपके अंदर थोड़ा सा हिम्मत भी आए कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कि 40 के 40 क्वेश्चन करने ही हैं और वो हो जाएंगे आसानी से, ठीक है? और मैं आगे भी ऐसे वीडियोज आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, ठीक है? तो पहले तो हम कुछ वीडियोज में इन सारी बातों को समझेंगे, एक्चुअल में एग्जाम की डिमांड क्या है, और देन उसके बाद स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो भी बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, और एसआई की क्या यार, जब आप एनटीपीसी की तैयारी करो, एनटीपीसी का भी लेवल यही रहता है,
जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है, ठीक है, ग्रुप डी वगैरह में सब यही लेवल चलता है, ठीक है। तो पेपर या स्टेट लेवल का कोई भी जो है ग्रुप डी या जो आपका स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है, आपको तो नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इनको देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, गणित मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो हर बच्चा इसको देखेगा पढ़ेगा, ठीक है, ऐसा कोई विशेष नहीं है कि यूपी एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं केवल वही बच्चे देखें, ठीक है ना। एग्जामिनेशन का जब डिस्कशन होता है तो हर बच्चे को लाभ होता है, ठीक ठीक है ना भाई। तो अभी इस वीडियो में इतने छोड़ते हैं, और थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। लॉकडाउन के समय में कोचिंग क्लासेस तो है नहीं, ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं कि हमको मोटिवेशन कहीं से मिलता रहे, आपके लोगों के कमेंट पढ़ लेते हैं, यही मोटिवेशन है, ठीक है।